हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूपीएससी एनालाइजर। तो आज हम 24 अप्रैल का इंडियन एक्सप्रेस डिस्कस करेंगे। एंड इफ़ यू आर लाइकिंग दिस एनालिसिस देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड इफ़ यू वांट टू ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप ऑफ यूपीएससी एनालाइजर देन यू कैन ज्वाइन। आपको लिंक और चैनल का नेम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पर फर्स्ट न्यूज़ है, प्राइम मिनिस्टर ट्विन मैसेज फॉर जम्मू एंड कश्मीर टुडे। सो प्राइम मिनिस्टर इज ऑन हिज विजिट टू जम्मू एंड कश्मीर। तो यहाँ पर कौन से न्यू प्रोजेक्ट्स इनॉग्रेट किए गए हैं एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। बनिहाल काजीगंज रोड टनल। तो इससे पहले जो रोड टनल थी वो थी जवाहर टनल, लेकिन जो जवाहर टनल थी उसका एलिवेशन ज़्यादा था, इसके अलावा उसकी कैरिंग कैपेसिटी भी कम थी। इसके बाद यहाँ पर टनल बनाई गई बनिहाल काजीगंज रोड टनल, जो कि यहाँ पर कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगी बिटवीन जम्मू एंड कश्मीर। और ये कम एलिवेशन पर है, जिसकी वजह से इट इज़ लेस प्रोन टू एवलांचेस। यहाँ पर और भी प्रोजेक्ट्स का फाउंडेशन स्टोन ले किया गया है। तो एक जो प्रोजेक्ट है वो है रतले हाइडल पावर प्रोजेक्ट, और दूसरा है यहाँ पर कवार हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स। दोनों ही प्रोजेक्ट्स यहाँ पर बनाए जाएंगे ओवर द चेनाब रिवर। यूएई की फर्म्स ने यहाँ पर ये कहा है कि वो इन्वेस्ट करेंगे जम्मू एंड कश्मीर में। तो लगभग 3,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आएगा फ्रॉम द यूएई फर्म्स। तो ये हम देख रहे हैं कि जम्मू एंड कश्मीर में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए फंड आ रहा है, वो भी इस्लामिक कंट्री से। तो यूएई हैज़ लार्जली टेकन अ न्यूट्रल स्टैंड ऑन द कश्मीर डिस्प्यूट, जबकि यहाँ पर जो पाकिस्तान है वो कोशिश करता है कि इस्लामिक वर्ड को इन्वॉल्व किया जाए कश्मीर डिस्प्यूट में। लेकिन उसके बाद भी हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो इस्लामिक कंट्रीज़ है वो इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार हैं इन द जम्मू एंड कश्मीर। आगे हम चलते हैं। यहाँ पर जो सेकंड न्यूज़ है, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग फ्लेक्स कवरेज ऑफ जहांगीरपुरी यूक्रेन। तो बेसिकली इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री ने यहाँ पर एडवाइजरी जारी की है ऑल प्राइवेट टेलीविज़न चैनल्स को कि यहाँ पर आपको न्यूज़ को मिसलीडिंग नहीं बनाना है, अनऑथेंटिक न्यूज़ यहाँ पर नहीं दिखानी है। इसके अलावा ऐसे कोई सोशली अनएक्सेप्टेबल रिमार्क्स को नहीं यूज़ करना है जिसकी वजह से डिफरेंट ग्रुप्स में एन्युटी बढ़े। तो इनकरेक्ट एंड मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन वॉज बीइंग शोन अगेंस्ट फ्रेंडली नेशंस ऑल्सो एंड द वे द न्यूज़ वॉज बीइंग शोन। तो यहाँ पर बेसिकली जो प्राइवेट न्यूज़ चैनल उनको यहाँ पर एक एडवाइजरी जारी की गई है कि आपको यहाँ पर येलो जर्नलिज्म नहीं करना और फैक्ट्स के बेसिस पे आपको यहाँ पर जर्नलिज्म करना है। आपको यहाँ पर फैक्ट्स को बहुत ज़्यादा एग्जेजरेट करने की कोशिश नहीं करनी है कि यहाँ पर न्यूक्लियर वॉर होने वाली है, कि बिना फैक्ट्स के बेसिस पर अनऑथेंटिकेटेड कोई भी आपको क्लेम नहीं करना है। आगे हम चलते हैं, जीएसटी काउंसिल फॉर हाइकिंग रेट्स ऑफ 143 आइटम्स। तो अभी ये सिर्फ प्रपोजल है, तो अभी हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे। आगे हम चलते हैं, इनकम टैक्स हर्डल नाउ स्टैंड्स इन वे ऑफ बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट। अब जापान है, जापान का ये कहना है, पहले हम ये देख लेते हैं चेंज क्या हुआ, कि प्रॉब्लम क्या है। इनकम टैक्स एक्ट में जो क्लॉजेज 8, 8A, 8B और 9 है ऑफ सेक्शन 10 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट इन द फाइनेंस बिल, वो यहाँ पर डील करते हैं कि इनकम टैक्स से एग्जेम्पशन किसे मिलेगी। तो उसमें आते हैं फॉरेन नेशनल्स अमंग अदर्स इंगेज्ड इन टेक्निकल असिस्टेंस। तो यहाँ पर जो भी फॉरेन नेशनल्स टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे इंडिया को और इंडिया के गवर्निंग प्रोजेक्ट्स को, तो उनको यहाँ पर इनकम टैक्स में एग्जेम्पशन मिलेगी। तो दीज क्लॉसेस टॉक अबाउट फॉरेन नेशनल्स अमंग अदर्स इंगेज्ड इन टेक्निकल असिस्टेंस टू गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स एंड ड्रॉइंग सैलरीज इन इंडिया। लेकिन फाइनेंस बिल 2022 में क्या किया था, इन एग्जेम्पशंस को विड्रॉ कर लिया गया। अब जापान का ये कहना है कि आपने इन एग्जेम्पशंस को विड्रॉ कर लिया है, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हमें भी यहाँ पर जो हमारे कंसल्टेंट्स हैं उनको भी यहाँ पर इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा। तो बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट में जो कि यहाँ पर कंसल्टेंसी प्रोवाइड कर रही है फर्म, तो उसको भी यहाँ पर टैक्स पे करना पड़ेगा। और उसको कौन फंड कर रहा है, तो उसको बेसिकली JICA फंड कर रही है, जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी। वो एक तरीके से इसको ग्रांट प्रोवाइड कर रही है। तो इट इज़ नॉट पार्ट ऑफ द लोन दैट जापान हैज़ एक्सटेंडेड टू इंडिया फॉर द प्रोजेक्ट। JICA इज़ द जापानीज गवर्नमेंट्स इन्वेस्टमेंट एजेंसी। तो क्रक्स यही है जापान के आर्गूमेंट का कि वो ये चाहता है जो कंसल्टेंट्स हैं उनको इंडिया में टैक्सेस ना पे करना पड़े ऑन द इनकम दे रिसीव एंड एडिशनल एक्सपेंसेस दे इनकर फॉर डूइंग अ जॉब दैट जापान इज प्रोवाइडिंग अंडर अ ग्रांट। तो जापान का यही कहना है कि हम यहाँ पर ग्रांट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उसमें जो कंसल्टेंसी सर्विसेज हम प्रोवाइड कर रहे हैं, जो हमारे कंसल्टेंट्स यहाँ पर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उसमें इनकम टैक्स ना पे करना पड़े। तो इस ओवरऑल न्यूज़ का जो जिस्ट है वो यही है कि हमें अपनी पॉलिसीज़, अपने लॉस को रिलायबल बनाने की ज़रूरत है। अगर हम अपने पॉलिसी और लॉस को सर्टेन नहीं रखेंगे तो उसकी वजह से इन्वेस्टमेंट जो है हमारे यहाँ कम हो जाएगा। तो जापान का यही कहना है कि आने वाले प्रोजेक्ट्स भी इस बात से नेगेटिवली इम्पैक्ट होंगे, और हो सकता है कि जो भी जापानीज़ ग्रांट्स के अंदर प्रोजेक्ट इंडिया में बन रहा है वो सब इसकी वजह से यहाँ पर इम्पैक्ट हो और प्रोजेक्ट्स में हमें डिले देखने को मिले। तो पॉलिसी सर्टेनिटी होनी चाहिए, जो लॉज हैं वो यहाँ पर रिलायबल होने चाहिए। अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पर और कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, तो यहाँ पर हम कुछ भी डिस्कस नहीं करेंगे। आगे चलते हैं। डू नॉट वॉन्ट टू सी इंडिया रिलाइंग ऑन रशिया फॉर डिफेंस नीड्स। तो यूएसए यही चाहता है कि हम यहाँ पर रशिया के ऊपर रिलाई ना करें फॉर डिफेंस नीड्स, और बेसिकली ये भी चाहता है यूएसए कि हम यहाँ पर रुपये रूबल ट्रेड ना करें और यहाँ पर डॉलर को अंडरमाइन करने की कोशिश ना करें, हम यहाँ पर सैंक्शंस को सर्कमवेंट ना करें। सप्लाइज फ्रॉम वेस्ट हिट, रशियन लुक्स एट इंडियन मेडिकल गियर।
अब रशिया के ऊपर सैंक्शंस तो लगाए गए हैं फ्रॉम द वेस्टर्न कंट्रीज़, लेकिन वो जो सैंक्शंस हैं वो यहाँ पर मेडिकल इक्विपमेंट्स के ऊपर नहीं लगाए गए हैं। मेडिकल इक्विपमेंट में ट्रेड हो सकता है, लेकिन उसके बाद भी ट्रेड करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो ट्रेड रूट्स हैं, जो सप्लाई चेन्स हैं, वो यहाँ पर डिसरप्ट हो गई हैं बिकॉज ऑफ वॉर। तो जिसकी वजह से यहाँ पर रशिया को प्रॉब्लम हो रही। तो रशिया यही चाहता है कि यहाँ पर जो स्पेस क्रिएट हुआ है वो यहाँ पर इंडिया ऑक्यूपाई करे, और इंडिया यहाँ पर जो मेडिकल इक्विपमेंट्स है वो हम यहाँ पर रशिया को सप्लाई करें। तो एग्जिस्टिंग सप्लाई चेन्स फ्रॉम द यूएस एंड यूरोप डिसरप्टेड बिकॉज ऑफ इट्स इन्वेजन ऑफ यूक्रेन। तो रशिया बिजनेस काउंसिल इंडिया के साथ टॉक्स में है कि हम यहाँ पर मेडिकल गेयर जो है यहाँ पर रशिया को सप्लाई कर सकें। अब यहाँ पर ये बात क्लियरली मेंशन की गई, जो मेडिकल डिवाइसेस और जो प्रेस्क्रिप्शन ड्रग्स हैं वो एग्जेम्प्ट की गई हैं फ्रॉम द सैंक्शंस, तो इसमें ट्रेड हो सकता है। ये न्यूज़ हम डिस्कस करेंगे। प्रपोजल टू ओपन कमांडेंट पोस्ट इन बीएसएफ फॉर आईपीएस ऑफिसर्स। अब ये न्यूज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का प्रपोजल ये है कि जो कमांडेंट लेवल पोस्ट है इन द बीएसएफ उसको आईपीएस ऑफिसर्स के लिए ओपन कर दिया जाए। तो जो अभी आईपीएस ऑफिसर्स हैं वो कौन कौन सी पोस्ट को एक्वायर कर सकते हैं, तो सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी ओनली एट द लेवल ऑफ डीआईजी एंड अबव। तो जो आईपीएस ऑफिसर्स है अभी वो सिर्फ सीआरपीएफ, बीएसएफ और आईटीबीपी में जो लेवल ऑफ डीआईजी है उसके ऊपर की पोस्ट है सिर्फ उसको ही ऑक्यूपाई कर सकते हैं। तो इसकी वजह से एसपी लेवल के लिए और ज़्यादा पोस्ट बन जाएगी। तो मूव विल क्रिएट मोर पोस्ट फॉर आईपीएस ऑफिसर्स एट द एसपी लेवल। अब इसकी वजह से जो सीआरपीएफ में लोग हैं उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। उनका ये कहना है कि आप यहाँ पर कोटा क्यों डिसाइड कर रहे हो। तो प्रपोजल हैज़ कॉज्ड मच डिसअपॉइंटमेंट इन द रैंक एंड द फाइल ऑफ द सीएपीएफ, क्योंकि इनका ये मानना है कि बीएसएफ में अगर ये प्रपोजल मान लिया गया तो आगे ये सीएपीएफ में भी अप्लाई हो ही जाएगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो कार्डर ऑफिसर्स का यही कहना है कि आप कमांडेंट लेवल पर भी हमें प्रमोशन ना देकर बाहर से आईपीएस ऑफिसर्स लाओगे। तो कार्डर ऑफिसर्स ऑफ द सेड फोर्सेज हैव बीन फेसिंग सीवियर करियर स्टैग्नेशन, और जिसकी वजह से यहाँ पर जो कार्डर ऑफिसर्स ऑफ द सीआरपीएफ ऑफ द बीएसएफ उनको यहाँ पर प्रमोशन नहीं मिल पाएगा। तो बेसिकली यहाँ पर यही अप्रेहेंशन है दैट रिजर्विंग मोर पोस्ट फॉर द आईपीएस ऑफिसर्स विल ओनली एक्सरबेट द प्रॉब्लम। अभी भी हम देखें जो डीआईजी लेवल की पोस्ट है वो 40% जो पोस्ट है वो यहाँ पर रिजर्व्ड है। तो दे हैव ऑलरेडी रिजर्व 40% पोस्ट एट द डीआईजी लेवल फॉर देमसेल्व्स, इवन दो रेयरली इट हैपेंस दैट डीआईजीज कम ऑन डेप्यूटेशन। अब इनका ये कहना है कि हमारे प्रमोशन चांसेस और भी ज़्यादा कम हो जाएंगे अगर कमांडेंट लेवल पर भी यहाँ पर आईपीएस ऑफिसर्स अपॉइंट हो सकते होंगे। तो नाउ दे वांट टू स्टिफल आवर प्रमोशन चांसेस फर्दर बाय क्लेमिंग अ शेयर इन द कमांडेंट पाई एज वेल। आगे हम चलते हैं। यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। जो यूजीसी है वो यहाँ पर एक कमेटी फॉर्म करेगा टू फॉर्म अप रूल्स फॉर फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ इंडिया कैंपसेस। तो यहाँ पर कोई भी फॉरेन यूनिवर्सिटी जो है वो इंडिया में अगर कैंपस खोलना चाहती है तो उसके लिए कमेटी बनाई गई है। फिर कमेटी यहाँ पर ड्राफ्ट रेगुलेशंस बनाएगी, उसके बाद हम डिस्कस कर लेंगे। अभी यहाँ पर कौन हेड करेगा कमेटी को तो उसका कोई भी नेम मेंशन नहीं है, तो डिस्कस करने का कुछ मतलब नहीं बनता है। अब हम आगे चलते हैं। गवर्नमेंट ने यहाँ पर एडवाइजरी जारी की है कि कोई भी स्टूडेंट अगर यहाँ पर पाकिस्तान से अपनी हायर एजुकेशन करेगा तो इंडिया में उसको जॉब नहीं मिल पाएगी, क्योंकि इंडिया में उसको सर्टिफिकेशन ही नहीं मिलेगा। तो सेंटर्स डिसीजन टू डिबार स्टूडेंट्स हु स्टडी इन पाकिस्तान फ्रॉम हायर स्टडीज़ एंड जॉब्स इन इंडिया हैज़ क्रिएटेड एंजाइटी अमंग स्टूडेंट्स इन द वैली। तो लगभग ऐसे 400 स्टूडेंट्स हैं जो कि पाकिस्तान से डिग्री लेते हैं हर साल। इसके अलावा कुछ स्टूडेंट्स हैं जो इंजीनियरिंग के लिए भी यहाँ पर पाकिस्तान जाते हैं। तो यहाँ पर क्लियर कर दिया गया है कि उनको यहाँ पर MCI सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा बिफोर बीइंग एलिजिबल फॉर जॉब्स एंड एजुकेशन। तो यहाँ पर MCI सर्टिफिकेट लेना पड़ता है जो कि नहीं मिलेगा। इंपॉर्टेंट नहीं था लेकिन हमने डिस्कस कर लिया। अब हम आगे चलते हैं। चेकिंग एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव एक्सेस कोर्ट्स कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी CJI। अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट इश्यूज़ की बात की गई, एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर CJI ने बात की है कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ जुडिशरी ऑफ मेंटेनिंग द रूल ऑफ लॉ एंड चेकिंग एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव एक्सेस। तो कोई भी यहाँ पर अपने बाउंड्री से आगे ना जाए। जितना एग्जीक्यूटिव का काम है वो उस दायरे में रहकर ही काम करे, वैसे ही जो लेजिस्लेटिव की यहाँ पर ड्यूटी है वो भी उतनी ही ड्यूटी करे। और यहाँ पर जो जुडिशरी है उसे भी यहाँ पर जुडिशियल एक्टिविज्म करने की ज़रूरत नहीं है। तो एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी तीनों ही अपने डोमेन में काम करें और यहाँ पर एक्सेस करने की कोशिश ना करें। दूसरी बात, बिगेस्ट इशू अफेक्टिंग ऑल इंस्टीट्यूशन इज नाउ डेज इंक्लूडिंग द जुडिशरी इज इंश्योरिंग सस्टेन्ड फेथ इन द आइज ऑफ द पब्लिक। तो जस्टिस होना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये देखना कि जस्टिस हो रहा है ये भी उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वी हैव द ड्यूटी ऑफ अपहोल्डिंग एंड इन्फोर्सिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज। इट इज़ नो डाउट अ हैवी बर्डन, ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है। कंस्ट्रक्टिव कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन इज़ नॉट अ मेयर टेक्निकल जॉब। तो हर कंट्री में कन्फ्लिक्ट होता है, लेकिन कन्फ्लिक्ट का रिजोल्यूशन कैसे हो रहा है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कन्फ्लिक्ट का जो रिजोल्यूशन है वो यहाँ पर कंस्ट्रक्टिव तरीके से होना चाहिए। पर्टिकुलरली इन अ कंट्री लाइक इंडिया जजेस जो हैं वो
ऐसे सिर्फ ये नहीं कि रूल्स को अप्लाई करें, आपको यहाँ पर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को भी फॉलो करना होता है, तभी प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको ये भी चेक करना है कि जो आप यहाँ पर लॉ को अप्लाई कर रहे हो क्या वो यहाँ पर फेयर है। तो ये सारी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, तो यहाँ पर यही बात की गई है, क्योंकि कन्फ्लिक्ट सिर्फ कन्फ्लिक्ट नहीं होते, उसमें ह्यूमन फेस भी होता है, उसमें कोई ना कोई ह्यूमन भी इन्वॉल्व होता है, इसीलिए आपको यहाँ पर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को भी अप्लाई करना उतना ही ज़रूरी होता है। अब रियल जस्टिस जो यहाँ पर बात की गई है, जो रियल जस्टिस है, इंस्टेंट जस्टिस होनी चाहिए, तो इंस्टेंट जस्टिस होनी चाहिए, सब यही चाहते हैं कि इंस्टेंट जस्टिस होनी चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसके चलते आप यहाँ पर ड्यू प्रोसेस को फॉलो ना करो। तो पॉइंटिंग आउट दैट द वर्ल्ड इज मूविंग फास्ट, ही कॉशन्ड दैट रियल जस्टिस विल हाउएवर बी अ कैजुअलिटी इफ वी स्ट्राइव फॉर इंस्टेंट जस्टिस। तो अगर सब लोग यही चाहेंगे कि इंस्टेंट जस्टिस हो, तो उसकी वजह से जो रियल जस्टिस है वो यहाँ पर सफ़र कर जाएगी। CJ रमना सेड दिस वॉज नीडेड टू रीच आउट टू द पीपल एंड फुलफिल द जस्टिस नीड्स। अब यहाँ पर जो हमारा जुडिशरी है उसको हमें इंडियनाइज करने की ज़रूरत है। इंडियनाइज का मतलब ये है कि लोगों को समझ आए कि कैसे क्या चल रहा है, उनके लोकल लैंग्वेजेस में यहाँ पर जुडिशरी के जो भी लॉज हैं वो यहाँ पर एप्लीकेबल हो, तो उनको ये सारी बातें समझ आनी चाहिए, जो लैंग्वेज बैरियर है वो ख़त्म हो, जो प्रैक्टिस और प्रोसीजर उसको और ज़्यादा आसान बना जाए, ताकि यहाँ पर सब लोग को लिए यहाँ पर जो जस्टिस है वो एक्सेसिबल हो पाए। तो देयर आर सर्टेन बैरियर्स दैट हैव प्रिवेंटेड लोकल लैंग्वेजेस फ्रॉम बीइंग अडॉप्टेड इन द प्रोसीडिंग्स बिफोर द हाई कोर्ट विद इनोवेशन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजीज। अब जैसे एडवांसमेंट्स हो रहे हैं सच एज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये जो इशूज़ हैं कि लोकल लैंग्वेजेस को भी इंट्रोड्यूस किया जाए इन द हाई कोर्ट, तो हो सकता है कि नियर फ्यूचर में हम यहाँ पर इंडियनाइजेशन कर सकें लॉज का। तो आई होप आपको समझ आ गया हो। तो जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड तो होता ही, वैसे ही जस्टिस हरीड इज जस्टिस बरीड भी होता है। आगे हम चलते हैं, यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़, ये वाला आर्टिकल हम डिस्कस कर लेते हैं, ऑफ ट्रेटर्स एंड मीर जाफर्स एंड सम अनईजी ट्रूथ्स। तो यहाँ पर दो लोगों की बात की गई है जो कि ट्रेटर थे, एक था मीर जाफर और दूसरा था मीर सादिक। मीर सादिक जो था वो टीपू सुल्तान का मैन था, मतलब टीपू सुल्तान ने उसको इंपॉर्टेंट पोजीशन दे रखी थी, तो मीर सादिक वॉज द मैन टीपू सुल्तान लेफ्ट इन चार्ज ऑफ द श्रीरंगपट्टनम फोर्ट्रेस। तो यहाँ पर टीपू सुल्तान फोर्ट्रेस की जिम्मेदारी देकर गया था मीर सादिक को, लेकिन मीर सादिक ने क्या किया, मीर सादिक ने यहाँ पर ब्रिटिशर्स के साथ हाथ मिला लिया। तो अननोन टू हिम द ब्रिटिश हैड ऑलरेडी क्रॉस्ड मीर सादिक्स पाम विद सिल्वर। तो उसकी वजह से जो टीपू है वो यहाँ पर एग्जॉस्टेड था, बैटल स्कार्ड था, लेकिन उसके बाद भी वो रिट्रीट नहीं कर सकता था। तो ही फाउंड द डोर्स ऑफ द फोर्ट्रेस बार, जिसकी वजह से आखिरी दम तक लड़ना पड़ा। तो अनेबल टू रिट्रीट, टीपू केप्ट ऑन फाइटिंग टिल हिज ब्रेथ हिज लास्ट इन अ रेयर एग्जाम्पल ऑफ वेलर अगेंस्ट द ब्रिटिश ऑन द बैटल फील्ड। फिर यहाँ पर जो दूसरा एग्जाम्पल है वो यहाँ पर दिया गया है मीर जाफर का। तो सैयद मीर मोहम्मद जाफ़र अली खान बहादुर, जो मुगल वॉरियर एरिस्टोक्रेट थे इन द सूबा ऑफ बंगाल इन द टाइम्स ऑफ नवाब अली वर्दी खान। फिर उसके बाद क्या हुआ, जब सिराजुद्दौला ने यहाँ पर पोजीशन ली, तो सिराजुद्दौला ने मीर जाफ़र को हाई मिलिट्री रैंक दे दी। अब हाई मिलिट्री रैंक दे दी तो उसके बाद यहाँ पर सिराजुद्दौला जो थे उन्होंने बहुत ऊपर पोजीशन पर रखा मीर जाफ़र को, और मीर जाफ़र ने क्या किया, मीर जाफ़र ने यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ हाथ मिला लिया। तो इन द नेशनलिस्ट लॉर्ड सिराजुद्दौला वाज द ब्रेव नवाब हु डेयर टू कन्फ्रंट द इंक्रीजिंगली एम्बिशियस एंड अनस्क्रूपुलस ईस्ट इंडिया कंपनी इन मिड 18th सेंचुरी। ही इवन थ्रू द कंपनी आउट ऑफ इट्स बेस इन द बर्जियोनिक टाउनशिप ऑफ कैलकाटा। तो यहाँ पर सिराजुद्दौला ने यहाँ तक कि ईस्ट इंडिया कंपनी को कैलकाटा से ही बाहर कर दिया था, लेकिन उसके बाद हमने देखा कंपनी ने यहाँ पर लड़ाई की, और कंपनी ने यहाँ पर लड़ाई की, उसमें यहाँ पर कंपनी का साथ दिया कुछ ट्रेटर ने, उसमें एक इंपॉर्टेंट ट्रेटर है मीर जाफ़र। तो फ्रॉम ऑल अकाउंट सिराज वॉज डूइंग वेल इन द बैटल बिफोर मीर जाफ़र एडवाइज देम कि आपको यहाँ पर रिट्रीट कर लेना चाहिए। और बेसिकली उन्होंने एक तरीके की कॉन्स्पिरेसी हैच की थी विद द ब्रिटिशर्स कि यहाँ पर जो सिराजुद्दौला है उनको यहाँ पर टॉपल कर दिया जाए। और इसके अलावा जो मेरा मीर जाफ़र है उसको यहाँ पर गद्दी बताई गई थी कि अगर यहाँ पर सिराजुद्दौला को टॉपल करने में आप हमारी हेल्प करोगे तो हम यहाँ पर बंगाल की गद्दी आपको दे देंगे। तो ever since Mir Zafar has been considered the personification of betrayal, without which it is argued British conquest of the Indian subcontinent may never have really begun। तो बेसिकली इसमें लेकिन एक और पॉइंट ये बताया गया, ये तो आपने हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा कि मीर जाफ़र मीर सादिक कैसे लोग थे, इन्होंने यहाँ पर ट्रेचरी की। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर ऑथर ने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बताई है, जो सिराज थे सिराजुद्दौला वो एक तरीके के टायरेंट बन चुके थे पूरी तरीके से। तो उनके पैलेस में सब लोग चाहते थे कू हो जाए, लेकिन कू पॉसिबल नहीं हो पाया है, इसीलिए उन्होंने यहाँ पर फॉरेन गवर्नमेंट के साथ कॉन्स्पिरेसी के सिराजुद्दौला को हटाने के लिए। तो सिराज वॉज द टेम्पेस्चुअस पर्सनैलिटी वेल सेट टू बिकम अ टायरेंट होम नाइदर द बल्क ऑफ मुस्लिम एरिस्टोक्रेसी ऑफ सूबा बंगाल, इसके अलावा नॉन मुस्लिम्स भी उन्हें पसंद नहीं करते थे। तो दे वर अनेबल टू आउट सिराज बाई मीन्स ऑफ एनी पैलेस कूप्स, हेंस अ कॉन्स्पिरेसी टू टॉपल सिराज वॉज हेज्ड इन द मुर्शिदाबाद कोर्ट। तो ये उन्होंने बताया कि ऐसा किया क्यों मीर जाफ़र ने। हाँ, मीर जाफ़र को ये तो देखना है कि उन्होंने बिट्रेयल किया, लेकिन ऐसा किया क्यों, उसका रीज़न क्या था। दैट मीर जाफ़र वॉज हिमसेल्फ आउटस्टेड इन 1760, जब उन्होंने यहाँ पर ब्रिटिश के अगेंस्ट खड़े होने की कोशिश की, तो मीर जाफ़र को भी यहाँ पर गद्दी से हटा दिया ब्रिटिशर्स ने।
DoT प्लान फॉर फॉरेन कंपनीज। अब इंडिया में बेसिकली 3 ही टेलीकॉम कंपनीज बची हैं, जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया। वोडाफोन आइडिया जो है इस पे बहुत ज़्यादा डेट हो रखा है, तो ऐसे में कहीं सिर्फ डुओपोली ना रह जाए, इसीलिए जो डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन है वो यहाँ पर प्लान बना रहे हैं कि फॉरेन कंपनीज़ के लिए रूल्स को थोड़ा रिलैक्स किया जाए ताकि वो यहाँ पर आ सकें, ताकि यहाँ पर कॉम्पिटिटिवनेस बनी रहे इन द टेलीकॉम सेक्टर। तो दिस विल बी ओवर एंड अबव 100% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अलाउड थ्रू द ऑटोमेटिक रूट। तो यहाँ पर 100% इन्वेस्टमेंट अलाउ किया जाएगा थ्रू द ऑटोमेटिक रूट। इसके अलावा जो गाइडलाइंस उसको और ज़्यादा रिलैक्स किया जाएगा कि जो टेलीकॉम फॉरेन कंपनीज है वो आसानी से आ सकें, इंडिया में बिजनेस शुरू कर सकें। तो वन ऑफ द मेजर चेंजेस एंड ऑफिशियल सेट विल बी अलाउइंग दीज फॉरेन कंपनीज टू कम एंड स्टार्ट ऑपरेशंस इन इंडिया विदाउट देम नीडिंग टू टाई अप विद एन इंडियन कंपनी। तो उनको यहाँ पर इंडियन कंपनी के साथ टाई अप करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा स्पेक्ट्रम भी वो खरीद सकते हैं। तो टेलीकॉम मिनिस्ट्री ये सब इसीलिए कर रही है क्योंकि सिर्फ 3 प्राइवेट टेलीकॉम कंपनीज बची हुई हैं, जिसमें से जो वोडाफोन है वो तो बहुत ज़्यादा डेट में भी है। तो नॉर्म्स विल बी ईज सो दैट फॉरेन कंपनीज कैन आइदर सेट अप शॉप इन इंडिया और इन्वेस्ट मोर इन डोमेस्टिक फर्म्स। आगे चलते हैं। अब EU जो है नया एक्ट लेकर आया है, जो एक्ट का नाम है वो है डिजिटल सर्विसेज एक्ट। अब ये डिजिटल सर्विसेज एक्ट जो है यहाँ पर रेगुलेट करेगा इलीगल कंटेंट सोशल मीडिया वेबसाइट्स पर। तो बेसिकली ये यही बताना चाहते हैं जो इलीगल ऑफलाइन है वो उतना ही इलीगल ऑनलाइन है। तो गूगल, मेटा एंड अदर लार्ज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स विल हैव टू एक्ट टू बेटर प्रोटेक्ट देयर यूजर्स। यूरोप हैज़ मेड क्लियर दैट दे कांट एक्ट एज इंडिपेंडेंट डिजिटल आइलैंड। तो यहाँ पर ये डिजिटल आइलैंड की तरह एक्ट नहीं कर सकते और इनको यहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ेगा। तो DSA में जो कंपनीज है उनको लगभग 6% का फाइन देना पड़ेगा ऑफ देयर ग्लोबल टर्नओवर अगर वो इन कंडीशंस को कंप्लाई नहीं करते हैं। तो न्यू रूल्स ने बेसिकली यहाँ पर बैन किया है कि आप यहाँ पर चिल्ड्रन को लेकर एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते हो। इसके अलावा सेंसिटिव डेटा के रिगार्डिंग यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते हो। जो लोगों का सेंसिटिव डेटा है उसको यूज़ करके आप यहाँ पर एडवर्टीजमेंट नहीं कर सकते हो। इसके अलावा लोगों को बेवकूफ़ बनाकर मिसलेड करके उनका पर्सनल डेटा कलेक्ट नहीं कर सकते हो। तो डार्क पैटर्न्स विच आर टैक्टिक्स दैट मिसलीड पीपल इनटू गिविंग पर्सनल डेटा टू कंपनीज ऑनलाइन। तो ये सब नहीं करना। अगर आप ये सब करोगे तो आपके ऊपर यहाँ पर पेनाल्टी लगेगी और वो पेनाल्टी बहुत ज़्यादा भी हो सकती है। आगे चलते हैं। वर्ल्ड पेज पर कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ ऐसा सच है नहीं, लेकिन यहाँ पर बात की गई है मैरियोपोल की। तो मैरियोपोल जो है वो यहाँ पर रशिया ऑलमोस्ट कैप्चर कर चुका है। सिर्फ यहाँ पर एक प्लांट बचा है जिसका नाम है अजोवस्टल प्लांट। फिर यहाँ पर जो रशिया ये कह रहा है कि जो हमारी इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है सरमत वो हम यूक्रेन में डिप्लॉय करने वाले हैं। तो रशिया सेड ऑन सैटरडे इट प्लान्स टू डिप्लॉय इट्स न्यूली टेस्टेड सरमत इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। इसके अलावा यहाँ पर बात की गई ओडेसा, जो कि पोर्ट सिटी है यूक्रेन का। तो पोर्ट सिटी ऑफ ओडेसा, तो ओडेसा कहाँ पर है? यूक्रेन में। आपको इतना पता होना चाहिए। अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं, ये हम डिस्कस नहीं करेंगे। तो आई होप आपको आज के न्यूज़पेपर समझ आ गया हो। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।